तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सामन स्प्लिट के एपिसोड 5 को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा स्टोर की तरफ। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा जिया की मॉम ने यंगजिन को कहा था कि मुझे लगता है तुम्हें घर पर किसी ने कोई मैनर नहीं सिखाए। यंगजिन यही नाम है ना तुम्हारा? ये सब सुनने के बाद यंगजिन घबराने लग जाता है। उसके बाद वो सारे के सारे गोश्त पे भी यंगजिन और जिया के ऊपर लिपट जाते हैं। जिया की मॉम ठरकी सी स्माइल देते हुए कहने लग जाती है, दूसरी बार यहाँ पर विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा ही नहीं पाओगे। उसके बाद जिया की मामा अपने साइड में देखने लग जाते हैं। वहाँ पर वही ग्रैंडपा होता है। वो पूछने लग जाते हैं, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? ओल्ड मैन, तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने बखूबी पूरा कर लिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और एक बात नोटिस करने की बात है, यहाँ पर इन बच्चों की एक एक उंगली नहीं होती है। वो ग्रैंडपा जिया की मॉम को घूर के देखने लग जाता है और जिया की मॉम भी उसको घूर के देखने लग जाती है। और वो ग्रैंडपा कहने लग जाता है, आखिर ये बच्चे फाइट किससे कर रहे हैं? इसका मतलब ये दो बच्चे ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम हो वो जो की बुरी मॉम है। और अपने चाकू को चाटते हुए कहने लग जाता है, बुरे लोग सारे के सारे लोगों को सॉल्टेड फिश बना देना चाहिए। जिया की मॉम हंसते हुए कहने लग जाते हैं, ओल्ड मैन, मुझे लगता है तुमने अपने दिमाग को खो दिया है, जिस वजह से तुम्हें पहचान नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और फिर से वही ब्लैक ऑरा रिलीज करते हुए कहने लग जाते हैं, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ पर अटके हुए क्यों हो? चलो मुझे बताने दो तुम्हारे सिचुएशन के बारे में। उसके बाद अपने उंगली के एक ही इशारे से वो ग्रैंडपा को बहुत सारे पट्टियों में बांध देती है और एक मटके में बंद कर देती है। ये सब देखने के बाद पीछे से यंगजिन और जिया शॉक रह जाते हैं और उस ग्रैंडपा को बंद करने के साथ साथ ही उसके ऊपर एक तालिस्मान भी लगा देती है। और हमें इस तरफ दिखाया जाता है यंगजिन को, जो कि अपने कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे करके खो रहा होता है और नीचे गिर जाता है। जिया की मॉम कहने लग जाते है, क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम अपने घर जाने वाले हो? यंगजिन कहने लग जाता है, मेरी बॉडी इतनी भारी क्यों लग रही है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। जिया यंगजिन को बुलाते हुए कहने लग जाती है, यंगजिन सामने देखो। उन दोनों के सामने वो सारे के सारे घोस्ट पे भी एक जगह इकट्ठा होकर बैठे हुए होते हैं। जिया कहने लग जाते है, मुझे लगता है इन्हीं बच्चों ने हमारे साथ कुछ किया है। और जिया की मॉम तभी यंगजिन को ऊपर एक लात मारती है और कहने लग जाते हैं, बच्चे आगे बढ़ो और देखो। सामने से जिया मॉम को रोकने के लिए कहने लग जाए और रोते हुए कहने लग जाते, मॉम रुक जाओ, वो मेरा दोस्त है। और उसकी मॉम उसके पास लाल आंखों के साथ आते हुए कहने लग जाते, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, तो फिर ये सब मेरे सामने ये नाटक क्यों कर रही हो? इसीलिए जब तक मैं ना बोलूँ तब तक अपने मुंह को बंद रखो और चुपचाप वहीं कोने में खड़ी रहो, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोल्ड्रन में फेंक दूं। जिया की मॉम खुश होती है यंगजिन की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं, ये सच है, तुम्हारे पास तो सच में एक प्रीशियस बॉडी है और तुम्हारी बॉडी अब मेरी होगी। तभी उन लोगों के दरवाजे पर कोई रिंग करने लग जाता है और बाहर से आवाज आने लग जाती है, प्रीस्टेस क्या आप अंदर हैं? और जिया की मॉम इन दोनों की तरफ देखती है और अगले सीन में दिखाया जाता है ये दोनों एक कमरे में बंद होते हैं। ये दोनों अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वहाँ पर पड़े हुए होते हैं। वहाँ पर लेटे लेटे यंगजिन कहने लग जाता है, जिया तुम्हारी मॉम सच में डरावनी है। और जिया कहने लग जाते है, वो मेरी मॉम नहीं है। और यंगजिन कहने लग जाता है, हाँ मुझे पता है, फिर भी बॉडी तो तुम्हारी मॉम की है ना, असलियत में तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी पर्सन होगी, है ना? हाँ तुमने सही कहा, मेरी मॉम एक जेंटल और काइंड पर्सन है। अभी जो ये बदसलूकी की थी उन्होंने हमारे साथ और ऐसी बातें की थी, मेरी मॉम असलियत में ऐसी कर ही नहीं सकती। और अपने मॉम के पहले वाले फॉर्म को याद करती है और साथ में अभी वाले फॉर्म को भी। और जिया यंगजिन को बुलाकर कहने लग जाते हैं, यंगजिन तुम मेरी वजह से यहाँ पर फंस गए और अपनी लाइफ को यहाँ पर डेंजर में डाल दिए, इसलिए मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, क्या ये तुम्हारे आखिरी वर्ड्स है जो कि तुम मुझसे कह रही हो? तुम सोच रहे होगे कि मैं एक सेल्फिश लड़की हूँ जो कि सिर्फ खुद के बारे में सोचती है ना? और वो ये सब कहते हुए रो रही होती है घुट घुट के। और उसकी बात सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, तुम ऐसी नहीं हो, फिर भी तुम ऐसे बातें करके मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल कर रही हो। और जिया वहाँ पर रोते हुए कहने लग जाती है, मुझे माफ कर देना। यंगजिन जिया का रोना सुनने के बाद परेशान होते हुए कहने लग जाता है, प्लीज यहाँ पर रोना बंद करो और यहाँ पर अपोलोजाइज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जिया रोते हुए कहने लग जाते, मुझे लगता है यहाँ पर हम मरने वाले हैं मेरी मॉम के हाथों। और यंगजिन से पूछते हुए कहने लग जाते हैं, यंगजिन क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लग रहा है? मुझे लगता है मैंने अभी भी कुछ नहीं किया तो मैं अपनी मॉम को खो दूंगी। मुझे लगता है कि मेरी मॉम बहुत बड़े खतरे में है, मैंने उनकी स्किन को देखा था जो कि काली पड़ चुकी है। और जिया याद करते हुए कहने लग जाते हैं, मेरी मॉम की बॉडी में बहुत सारे काले धब्बे आ चुके हैं। और ये सब सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है, आखिर तुम ये सब मुझे अब क्यों बता रही हो? जिया कहने लग जाते हैं, मैं तुम्हारे बोझ को बढ़ाना नहीं चाहती थी। यंगजिन वहीं पर लेटे लेटे कहने लग जाता है, ये सब तो तुमने पहले ही कर दिया है। जिया कहने लग जाते हैं, ये बात जो है वो इविल स्क्रिप्ट के पोजीशन में आने से बहुत पहले की बात है। जिया रोते हुए कहने लग जाते, अगर ये सब बहुत लेट हो गया हो तो हम क्या
क्या करेंगे। यंगजिन जिया को दिलासा देते हुए कहने लग जाते हैं ऐसा मत बोलो और ऐसे बार बार माफी मांगना बंद करो। और यंगजिन जिया से पूछने लग जाता है क्या यहाँ पर कोई कंडीशन होती है जो कि पूरा करनी पड़ती है बॉडी ट्रांसफर करने के लिए। ये सब सुनने के बाद जिया कहने लग जाती है अगर एविल स्पिरिट ने जिस बॉडी को पॉजेस किया है वो बॉडी सड़ने लगे तो वो उस बॉडी को चेंज कर लेती है, लेकिन इस स्पिरिट ने अब तक अपनी बॉडी को चेंज नहीं किया। और यंगजिन जिया से कहने लग जाते हैं चलो ये बुरी आत्मा या जो भी कुछ है इससे छुटकारा पाते हैं। सो बेसिकली जब एक ह्यूमन बॉडी मरती है स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए एक वेसल की जरूरत पड़ती है जो कि तुम्हारे पास है एक परफेक्ट वेसल। और जिया कहने लग जाते हैं अच्छा ऐसा लगता है कि वो स्पिरिट जो है वो तुम्हारे बॉडी में जाना चाहती है। जिया यंगजिन से पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हारी फैमिली भी बहुत पहले से ही सामंस के काम में और कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है। ये सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है आखिर इसका मतलब क्या होता है। जिया रिप्लाई करती है मुझे लगता है तुम्हारी फैमिली भी जनरेशन से एक सामन की फैमिली रही होगी। उसके बाद सुनने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है तुम क्या यहाँ पर कोई मजाक कर रही हो। जिया रिप्लाई करते है क्या मैं तुम्हें यहाँ पर जोक करने के मूड में लग रही हूँ। और यंगजिन सड़ी हुई शक्ल बनाते हुए कहने लग जाता है अगर यहाँ से भागने की कोई चांसेस है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी उंगली को चलाने की कोशिश करना चाहिए। और यंगजिन बड़े मेहनत करने के बाद अपने एक हाथ को खड़ा कर देता है और ऐसा देखने के बाद यंगजिन बहुत खुश हो जाता है और कहने लग जाता है यहाँ पर लिटरली हमारी ताकत वापस आ रही है। जिया भी अपने हाथ खड़ा करने की बहुत मुश्किल से ट्राई कर रही होती है। उसके बाद यंगजिन अपने हाथ को इधर उधर हिलाने लग जाता है। उसके बाद अपनी बॉडी को भी मूव करते हुए सीधा हो जाता है और कहने लग जाता है जिया तुम मेरे कंधे को पकड़ लो। उसकी बात सुनने के बाद जिया बड़ी मुश्किल से अपना हाथ यंगजिन के कंधे पे रख देती है और यंगजिन ऊपर नीचे होने लग जाता है। लेकिन यंगजिन जब तीसरी बार सीधा होता है तो उसका कपड़ा जिया के हाथ में आ जाता है और ऊपर से वो नंगा हो जाता है। और यंगजिन कहने लग जाता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी ताकत पूरी तरीके से वापस आ चुकी है तो फिर तुम्हें यहाँ पर ऐसी लेटी हुई क्यों हो। जिया लेटे लेटे कहने लग जाती है ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और उसको एक आवाज आने लग जाती है ये सिर्फ एक जॉइन रूम है और उसके सामने से एक दरवाजा खुलता है, वहां से उसका एंसेस्टर आने लग जाता है जो कि डॉग फॉर्म में है। एंसेस्टर उस दरवाजे से अंदर आकर उन लोगों को घूर के देखने लग जाता है और उसके साथ साथ पीछे से वो 3 बच्चे भी आ जाते हैं जो कि स्पिरिट्स होते हैं और वो कहने लग जाते हैं हेलो बिग ब्रदर आप कैसे हो। और वो बीच वाले बच्चे ने अपने कंधे पे यंगजिन का स्वॉर्ड भी टांगा होता है। उसके बाद वो बच्चा यंगजिन की तरफ उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और वो यंगजिन अपने स्वॉर्ड को कैच करने की कोशिश करने लग जाता है। और जैसे वो स्वॉर्ड को कैच करता है वो उसका हाथ जमीन पे आके लग जाता है क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत भारी होता है। यंगजिन का हाथ पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है। वो अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहने लग जाता है हाय रे मर गया। पीछे से वो बच्चे कहने लग जाते हैं आखिर क्या हुआ। दूसरा बच्चा कहने लग जाता है ये बड़े भाई ये से अजीब से चेहरा क्यों बना रहे हैं। उसके बाद यंगजिन को याद आने लग जाता है उस बच्चे ने उस स्वॉर्ड को आराम से कंधे पे एक ही हाथ से टांगा हुआ था। ये स्वॉर्ड इतना भारी है फिर भी उस बच्चे ने इतने आराम से कैसे उसको होल्ड कर लिया। ये कहते हुए सोचने लग जाता है आखिर ये सब कौन है। वो छोटी बच्ची जिया के पास जाते हुए कहने लग जाते हैं क्या तुम डिवाइन लिनेज से हो। उसकी बात सुनने के बाद जिया रिप्लाई करती है हाँ मैं हूँ। वो बच्चे पूछने लग जाते हैं क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ खड़ा होने में। वो बच्ची जिया के बॉडी को पॉजेस कर लेती है और खड़ी हो जाती है और एक स्माइल देने लग जाती है। और वो बचे हुए 2 बच्चे आसपास देखते हुए कहने लग जाते हैं ये बहुत बड़ा है, ये सच में एक श्राइन कहने के लायक है। यंगजिन उन बच्चों को बुलाते हुए कहने लग जाते हैं बच्चों तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो बच्ची जिसने जिया के बॉडी को पॉजेस कर रखा है वो उन बच्चों के साथ खेलते हुए कहने लग जाती है देखो मैं तुम लोगों से बड़ी हो गई। और वो छोटा लड़का कहने लग जाता है तुम अब हमारी लीडर हो। ये सब देखने के बाद यंगजिन कहने लग जाता है क्या जिया ठीक है। ये वही छोटी बच्ची की स्पिरिट है जिसने जिया को पॉजेस कर रखा है। पीछे से एंसेस्टर यंगजिन के पास आते हुए कहने लग जाते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि जिया अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही इसीलिए उस स्पिरिट ने उसके बॉडी को पॉजेस कर लिया। यंगजिन अपने एंसेस्टर से पूछते हुए कहने लग जाता है मुझे पता नहीं आखिर ये बच्चे कौन है। उसकी बात सुनने के बाद उसका एंसेस्टर कहने लग जाता है ये स्काई से आए हुए चाइल्ड स्पिरिट है इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई बुरे बंदे नहीं है। यंगजिन सोचते हुए कहने लग जाते जैसे कि मुझे लगा था ये नॉर्मल बच्चे नहीं हो सकते जिस तरह उसने मेरे स्वॉर्ड को उठा रखा था। और हमें उन 3 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वो वहाँ पर कैंडी देखकर खुश होते हैं उसको उठाने जा रहे होते हैं सामने। और पीछे से यंगजिन कहने लग जाता है क्या मुझे इन बच्चों को वहाँ पर रोक देना चाहिए। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की मॉम एक विजिटर को संभाल रही होती है जो कि वहाँ पर स्पिरिट से परेशान होकर वहाँ से मदद मांगने आई होती है। जिया की मॉम उस विजिटर के सामने उस एक मटके को रखते हुए कहने लग जाती है जब तुम सोगी अपने सर के पास इस मटके को रख के सोना और इसका ढक्कन जो है वो खोल के सोना, लेकिन मेक श्योर करना कि तुम इसके अंदर कभी भी झाँक के मत देखना। अब हमें उस विजिटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत कमजोर हो चुकी होती है और उसके बॉडी पे बहुत सारे गोश्त पे भी लिपटे हुए होते हैं। उसके बाद
बाद जिया की मम वहाँ पर पेपर फैन को ऑन करती है, दूसरी साइड से कुछ मंत्र पढ़ने लग जाती है, जिस वजह से उसके बॉडी के ऊपर बैठे हुए वो घोस्ट पे भी निकल के चले जाते हैं। इस वजह से उस विजिटर को थोड़ा रिलीफ मिलने लग जाता है और कहने लग जाते हैं मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है। अभी इस वक्त मैं अपने बॉडी को बहुत हल्का महसूस कर पा रही हूँ। सामने से जिया की मम कहने लग जाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सब मेरी एनर्जी से सप्रेस हो रहे हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर इससे भी यहाँ पर तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं तो हमें यहाँ पर एक रिचुअल करनी पड़ेगी। वो विजिटर कहने लग जाते आप इस पर कितना चार्ज करना चाहोगी। सामने से जिया की मम कहने लग जाते तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो विजिटर खुश होती है, जिया की मम की तरफ देखने लग जाती है और जिया की मम कहने लग जाते हैं हाँ मैं तुम्हें जो चीज दे रही हूँ वो तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए दे रही हूँ, आखिर इसके लिए मैं तुमसे पैसे क्यों लूंगी। ये सब सुनने के बाद वो विजिटर जिया के मम के सामने झुकते हुए कहने लग जाती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिस्टेस। जिया की मम उस मटके को घूरते हुए कहने लग जाती है जो मैंने तुम्हें जो मटका दिया है उसके वजह से तुम्हें लौट कर मेरे पास से आना पड़ेगा। और उस विजिटर से कहने लग जाते अगर तुम अगली बार यहाँ आना चाहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलूंगी। वो विजिटर कहने लग जाती है अगर आप नहीं होंगी तो मेरा थेरेपी कौन लेगा। जिया की मम यंग जिन के बारे में सोचते हुए कहने लग जाती है मेरी जगह तुम्हें यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ मिलेगा, इसलिए अगली बार से तुम उसी के साथ थेरेपी ले सकती हो। मैंने तुम्हारे बारे में उसको सब बता दिया है। वो विजिटर पूछने लग जाती है प्रिस्टेस आप क्या करने वाली हो। जिया की मम कहने लग जाती है मैं माउंटेन में जाके लंबे समय के लिए प्रेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, वो दिखने में जवान जरूर है लेकिन मेरी जितना ही ताकत को होल्ड करता है। विजिटर कहने लग जाते हैं मैं इस पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि कोई आपके जितना भी ताकतवर होगा। जिया की मम कहने लग जाते बस तुम इतना सोचो कि वो मैं ही हूँ, हम एक ही गॉड को सर्व करते इसीलिए वो मेरे जितना ही ताकतवर है। तभी जिया की मम को हॉल से आवाज आने लग जाती है क्योंकि वहाँ पर वो सामान बच्चे खेल रहे होते हैं, इसीलिए जिया की मम का ध्यान उस हॉल की तरफ चला जाता है। वो विजिटर पूछने लग जाते क्या आपके पास और भी विजिटर है। जिया की मम कॉफी पीते हुए कहने लग जाती है नहीं मैंने बस एक बिल्ली को पाला हुआ है लेकिन वह आजकल बहुत परेशानियां खड़े कर रही है, मुझे लगता है उसने कुछ चूहों को ढूंढ लिया है इसलिए वहाँ पर शोर हो रही है। अब हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सामान बच्चे बड़े बदमाशी कर रहे होते हैं। एक वहाँ पर एक हथियार गिरा देता है और दूसरा उसको डांटते हुए कहने लग जाता है यहाँ पर ज्यादा शोर मत करो। वो छोटा बच्चा कहने लग जाता है मैं बस इसको अच्छे से देखना चाहता था। जिस स्पिरिट ने जिया की बॉडी को पॉजेस कर रखा है वो उन मटकों को देखकर आगे बढ़ते हुए कहने लग जाते आखिर ये सब है क्या। पीछे वहाँ एंसेस्टर जमीन में किसी की स्मेल लेने की कोशिश कर रहा होता है। वो सामान बच्ची उस मटके को छूने वाली होती है, एंसेस्टर पीछे से चिल्ला कर कहने लग जाता है उसको मत छो बेवकूफ। लेकिन यहाँ पर बहुत देरी हो चुकी होती है। जिया ने उस मटके के ढक्कन को खोल दिया होता है जिस वजह से वहाँ पर एक छोटा मोटा धमाका हो जाता है, जिस वजह से वो लोग पीछे छटक जाते हैं और वो बच्ची जिया के बॉडी से बाहर निकल जाती है। जिया धीरे से अपने आंखें खोलते हुए कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या है। और अपने सामने देखते हुए तो सामने से यंगजिन भागता हुआ आ रहा था अपने हाथ में तलवार लेकर। यंगजिन चिल्ला कर कह रहा होता है सामने से हट जाओ जिया। उसके बातों को सुनने के बाद जिया जो होती है वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर एक फेसलेस मॉन्स्टर होता है जो कि एक घोस्ट है। वो जिया के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन सामने से यंगजिन अपने स्वॉर्ड का हमला कर देता है जिस वजह से वो घोस्ट जो होता है वहाँ पर नष्ट हो जाता है। वो स्वॉर्ड जो होता है वो घोस्ट से आर पार होते हुए दीवार के अंदर घुस चुका होता है। यंगजिन के इस हमले को देखने के बाद वो तीन बच्चे जो होते हैं वो सामने से ताली बजाकर उसको चेयर कर रहे होते हैं और हमें यंगजिन को दिखाया जाता है जो कि एक ही वार की वजह से वहाँ पर हाफ रहा होता है। और तभी यंगजिन के पीछे से किसी की आवाज आ जाती है। वो कहने लग जाते हैं अच्छा तो यहाँ पर कुछ चूहे घुस आए हैं। और वो यंगजिन की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं यंगजिन क्या तुमने इतनी जल्दी रिकवर भी कर लिया खुद को। और वो सामने से हंसते हुए कहने लग जाती है तुम्हारी बॉडी ये इतनी परफेक्ट है कि मैं तो क्या ही बताऊं। ये कहने के बाद जिया की मम चुड़ैल की तरह हंसने लग जाती है तुम्हारी बॉडी एक गॉड को होल्ड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जिया की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं मैंने तुम्हें कहा था इससे दूर रहना लेकिन तुम कितनी बेवकूफ हो जो कि खुद मारने के लिए यहाँ पर चली आई। उसके बाद यहाँ पर जिया की मम होठों से विसल बजाने लग जाती है जिस वजह से वो बच्चों की डेड आर्मी जो होती है वो आने लग जाती है। लेकिन वो शामन बच्ची जो होती है उन बेबीज के सामने आकर कहने लग जाते हैं इतनी आसानी से नहीं। उसके बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करने लग जाते हैं जिसको देखने के बाद वो दो बच्चे बाकी होते हैं वो खुश हो जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं तुमने बहुत बुरा काम किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता। और वो दो बच्चे चिल्ला कर कहने लग जाते क्या एक शामन ऐसा काम कर सकती है। और एक दूसरा बच्चा कहने लग जाता है ऐसे घटिया काम सिर्फ एक कमजोर इंसान ही कर सकता है। और वो शामन बच्चे उन घोस्ट बेबीज के हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाते ओए
इन बच्चों की उंगलियां कहाँ है। और तभी जिया की मम के पीछे से कोई दरवाजा खोलता है, जिसको देखने के बाद जिया की मम परेशान हो जाती है, क्योंकि वो वही विजिटर होती है जो कि प्रिस्टेस कहते हुए वहां पर अंदर आ रही होती है। वो औरत अंदर आकर सबको देखने लग जाती है और तभी उसका हाथ में जो मटका था उस पे ऊपर क्रैक आने लग जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो वाला मटका टूट जाता है। उसके अंदर से गोश्त निकल कर यंगजिन की तरफ जाने लग जाता है। वो गोश्त आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है, बॉडी बॉडी, वो मेरा बॉडी है, वो मुझे दे दो। जिसको देखने के बाद यंगजिन घबरा जाता है, लेकिन वो गोश्त जो होता है वो आधे रास्ते में ही राख में बदल जाता है, क्योंकि जिया की मॉम ने उसके ऊपर हमला किया होता है। वो गुस्से में कहने लग जाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बॉडी को हासिल करने की हिम्मत करो। और वो गुस्से में अपने साइड में देखती है, वहाँ पर वो विजिटर बेहोश हो चुकी होती है। वो उसको देखते हुए कहने लग जाते है, लगता है एक यहाँ पर ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। और तभी जिया के मॉम के कानों पे कुछ मंत्रास की आवाज आने लग जाती है। वो उन 3 बच्चों का काम था जो कि वहाँ पर उन सर्कल में बैठ के जिया की मॉम के आसपास में चैंटिंग कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद जिया की मॉम कहने लग जाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतने कमजोर स्पेल से मुझे रोकने की कोशिश करो। और वो अपने हेयर पिन को निकाल कर अपने हाथ में कट लगा देती है और अपने हाथों से वो खून नीचे गिराते हुए कहने लग जाते हैं, ऐसा बकवास, क्या तुम्हें लगता है ये मुझे रोक पाएगा। और जैसे उसका वो खून का बूंद जमीन पे गिरता है, वहाँ पर वो खून फैलते फैलते एक निशान बनाने लग जाता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन मुझे वो पढ़ना नहीं आता। वो ब्लड जो होता है वो फैल के उन बच्चों के ऊपर और यंगजिन जिया के ऊपर भी हमला करने लग जाता है, जिसके वजह से उनके ऊपर बहुत खतरनाक प्रेशर पड़ रहा होता है। और जिया की मम एक इविल सा स्माइल देते हुए जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहने लग जाते है, तुम यंग फेलो जो कि फ्लावर गार्डन में पैदा होते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरा सामना कर सकते हो? मैं कोई ऐसी साधारण बीइंग नहीं हूँ जो कि तुम जैसे बच्चों से काबू में आ जाए। तुम्हें लगता है मैं कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हूँ? मैं वो हूँ जो कि अकेले इस पूरे वर्ल्ड को कर्स कर सकती हूँ। आखिर क्या ही मिला गॉड के ऊपर भरोसा करके। और हमें दिखाया जाता है यंगजिन और जिया के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसके वजह से उन दोनों के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये कहते हुए वो जिया की मॉम जो होती है उनके आंखों से खून निकल रहा होता है और वो उस सामान बच्चे के पास जाकर कहने लग जाते हैं, क्या तुमने थोड़ी देर पहले पूछा नहीं था इन बच्चों की उंगलियां कहाँ है? और मुंह खोल के दिखा देती है अपने मुंह में बहुत सारी उंगलियां और कहने लग जाती है, यहाँ पर है उन बच्चों की उंगलियां, ले सको तो ले लो। ये सब देखने के बाद वो बच्चे जो होते हैं वो डर कर चिल्ला देते हैं और हमें उन सब के आसपास में बहुत सारे घोस्ट बेबीज दिखाए जाते हैं जो कि उनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो घोस्ट बेबीज जो होते हैं वो बहुत गुस्से में आ चुके होते हैं, बहुत रेज में होते हैं सारे के सारे बच्चे। वो सामान बच्ची जो होती है वो कहने लग जाते हैं, ये बहुत बुरा हुआ है। वो अनबॉर्न बेबी की स्पिरिट जो होती है वो एक पवित्र स्पिरिट होती है, लेकिन वो यहाँ पर एक इविल स्पिरिट बन चुकी है। वो बच्चे जो होते हैं वो सारे इविल स्पिरिट बन चुके हुए बच्चों को देखकर रो रहे होते हैं और रोते हुए कहने लग जाते हैं, ये स्पिरिट जो है अब एक फ्लावर कभी नहीं बन पाएगी जो कि वापस अपने माता पिता को देख नहीं पाएंगी। वो सामान बच्चे चिल्ला कर कहने लग जाते हैं उन घोस्ट बच्चों से, बच्चों तुम अपने सेंसेस में आ जाओ, क्या तुम्हें अपने माता पिता को देखना नहीं चाहते? ये सब सुनने के बाद जिया की मॉम जो होती है वो उनकी तरफ देखने लग जाती है और हंसने लग जाती है और फिर से विसल बजाने लग जाती है, जिस वजह से वो बच्चे होते हैं वो फिर से बेकाबू होने लग जाते हैं। वो सारे घोस्ट बेबीज जो होते हैं वो उसी सामान के ऊपर लिपट जाते हैं, जिसको देखने के बाद दूसरी बच्ची चिल्ला कर कहने लग जाते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम ये सब करने के बाद सेफ रह पाओगी? वो एक घोस्ट बेबी उसके ऊपर भी हमला कर देता है, जिस वजह से उसके सर को दबा दिया जाता है और दूसरा बच्चा कहने लग जाता है, जब हमारे बड़े भाई को पता चलेगा तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाओगी। जिया की मॉम स्माइल करते हुए पीछे देखकर कहने लग जाते, तो फिर बुलाओ ना उसे, रुका किसने है तुम्हें? और अपने डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लग जाते, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद में उसे भी तुम्हारे पास भेज ही दूंगी। वो बच्चा गुस्से में कहने लग जाता है, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो घोस्ट बेबी जो होते हैं उसको पूरी तरीके से ढक लेते हैं। उसके बाद जिया की मॉम यंगजिन की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन जो था वो चला गया है, अब हम अपने असली मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं। और वो यंगजिन की बॉडी को देखते हुए कहने लग जाती है, इसको पाने के बाद मैं यहाँ पर एक गॉड बन जाऊंगी, लगता है उससे भी ऊपर चली जाऊंगी। और यंगजिन के ऊपर जैसे अपना हाथ रखने वाले होते हैं उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक कदम पीछे हट जाती है। ये वही हथियार होता है जो कि यंगजिन होल्ड करता है। इस हमले की वजह से जिया की मॉम के हाथ पे कट लग जाता है और वहाँ से खून आने लग जाता है। जिया की मॉम सरप्राइज होकर अपने सामने देखने लग जाते हैं, उसके सामने से आवाज आने लग जाते हैं, एक गॉड बनने की चाहत रखना, वो भी एक नास्तिक सामन
के लिए। क्या ही मजाक है। यह आवाज यंगजुन के एंसेस्टर की होती है। वो सामने से 3 तलवारों को होल्ड करते हुए कहने लग जाता है, क्या तुम्हारी ये बकवास खत्म हुई? जिया की मॉम अपने हाथ को पकड़ते हुए कहने लग जाते, एक कुत्ता, और उसके पैर की तरफ देखते हुए कहने लग जाते, एक कुत्ता जो कि एक ग्राउंड को होल्ड कर रहा है। ऐसा लगता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी कुत्ता नहीं हो। सामने से एंसेस्टर कहने लग जाता है, मुझे लगता है तुमने अपने डिवाइन पावर को खो दिया है, जो कि मेरे असली रूप को भी देख नहीं पा रही हो। सामने से जिया की मॉम पूछने लग जाते, आखिर तुम क्या हो? उसके बाद एंसेस्टर जो होता है अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपने रियल फॉर्म को रिवील करने लग जाता है और कहने लग जाता है, मैं एक गॉड हूँ।